नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप दोस्तों। लोकसभा चुनाव अब खत्म हो चुका है, नतीजे भी हमारे सामने आ गए हैं। इस चुनाव में हमने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ सुनने को मिला और बहुत कुछ ऐसा हुआ जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था और किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि शायद ऐसा भी होगा। कई रिकॉर्ड बने, कई रिकॉर्ड टूटे और अखिलेश यादव की चर्चा सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में हो रही है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और आगे की प्लानिंग क्या है, दिल्ली में किस तरह की हलचल चल रही है, इन तमाम चीजों को लेकर अब बातचीत करेंगे, बहस करेंगे। हमारे साथ और वरिष्ठ पत्रकार भी जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ चंद्रकांत शुक्ला जी जुड़े हुए पत्रकार हैं। चंद्रकांत जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे धन्यवाद। पहले सबसे पहले चंद्रकांत, आपका विश्लेषण अभी की जो ताजा स्थिति है दिल्ली में, जो कंफ्यूजन बना हुआ है या फिर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, लोग सिर्फ कंफ्यूजन बनाने के लिए कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं या उसको समझ रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, दिल्ली में अब इंडिया गठबंधन की भूमिका क्या रहने वाली है और किस तरह से इंडिया गठबंधन की तैयारी है? भारतीय जनता पार्टी की अब रणनीति क्या होगी? देखिए, मैं कंफ्यूजन तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक असमंजस की स्थिति बनी है। हम्म। और असमंजस इस बात का है कि क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, ये हम्म। दोनों लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व स्वीकार करेंगे क्या? और हम्म। अगर करेंगे तो क्या शर्तों के आधार पर करेंगे या बिना किसी शर्त के ये साथ में रहेंगे? अब अगर आप हम्म। शर्तों की बात करेंगे अनुज जी, हम्म। तो हम्म। शर्तें बहुत सारी हैं। हम्म। शर्तें तो ये है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, ये दोनों तो हम्म। शर्तें रखने की स्थिति में हैं, शर्तें रख हम्म। सकते हैं। हम्म। और नीतीश कुमार इसलिए भी क्योंकि नीतीश कुमार का सियासी इतिहास रहा है अपनी हम्म। कही हुई बात से पलटने का, अपने फैसलों से हट जाने का। हाँ। लेकिन चिराग पासवान भी शर्तें लगा रहे हैं, हम्म। जीतन राम मांझी भी शर्तें लगा रहे हैं, हम्म। शिवसेना का जो शिंदे गुट है, एक नाथ शिंदे भी शर्तें लगा रहे हैं। हर जी। कोई शर्तें लगा रहा है। और क्यों लगा रहा है? क्योंकि हाँ। उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुमत से अभी 32 हाँ। सीट नीचे रह गई है। हाँ। यानी 272 का जो मैजिकल नंबर है, उसको भी भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में नहीं छू पाई है। हम्म। यानी एक बार हम्म। फिर से गठबंधन की राजनीति का दौर लौट आया है। हाँ। 2014 हाँ। और 19 में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी अपने हाँ। दम पर इस मुकाबिल थी कि वो हाँ। सरकार बना लेती। हम्म। लेकिन ये बात भी है कि भारतीय जनता पार्टी ने एनडीए में शामिल तमाम दलों का सहयोग किया, उनका सहयोग दिया। लेकिन आज 4 जून 2024 के बाद जो हम्म। स्थिति बदली है, उसमें भारतीय जनता पार्टी, मोदी और शाह के दौर वाली भारतीय जनता पार्टी बहुमत हाँ। के 272 नंबर से नीचे चल रही है और हाँ। हाँ। 240 पर आकर अटक गई है। हाँ। अब अगर आप देखिए स्थिति क्या है, अभी एनडीए है 292। जब हम्म। आप नीतीश और चंद्रबाबू नायडू दोनों को उसमें जोड़ते हैं, हाँ। लेकिन अगर ये दोनों हट जाते हैं अनुज जी, हाँ। हाँ। तो ये आंकड़ा पहुंच जाता है 268, यानी 268। अच्छा, एक और एक बार टू क्लियर ये भी कीजिए चंद्रकांत, दर्शकों की सहूलियत के लिए, कि नीतीश कितनी सीटें हैं और नायडू साहब की कितनी सीटें हैं, तो इससे लोगों को आसानी होगी समझने में पूरा आंकड़ा। देखिए, मैंने कहा कि 12 सीटें हम्म। नीतीश कुमार की हैं, हाँ। 16 सीटें चंद्रबाबू नायडू की हैं। ये ठीक है। सीटें 28 होती हैं। अगर हाँ। इन सीटों को आप हटा दीजिए हम्म। तो ये आंकड़ा 268 से भी नीचे जाएगा, ये आंकड़ा जाएगा 264। 264 जाएगा जी। हाँ, हम्म। और बहुमत है 272, हाँ। यानी 8 सीटें कम पड़ जाएंगी। और जो निर्दलीय जीते हैं उनकी हाँ। संख्या है 17। 17। ठीक अगर है। उन 17 को आप जोड़ेंगे, हम्म। हालांकि 17 की जरूरत नहीं, जरूरत तो 8 की है, लेकिन जी। सेफ साइड के लिए अगर भारतीय जनता पार्टी 10 को भी जोड़ती है, तो आप ये हम्म। मान के चलिए कि वो 10 के 10 मंत्री बनना चाहेंगे हाँ। ऐसी हाँ। स्थिति में। और हाँ। भारतीय हाँ। जनता पार्टी की यह स्थिति नहीं है कि वो अन्य जो विधायक सांसद जीत करके आए उनको मंत्री बना सके। हाँ। अब हाँ। लड़ाई क्या छिड़ गई है? चंद्रबाबू नायडू ने 5 से 6 वो मंत्रालय मांग लिए हैं हम्म। जो भारतीय जनता पार्टी के लिए देना हम्म। बहुत मुश्किल है। हम्म। इसमें रेल मंत्रालय है, कृषि मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय हाँ। है, हाँ। सड़क परिवहन है, शहरी हम्म। विकास है। हम्म। ये तमाम मंत्रालय हैं जो नीतीश हम्म। कुमार की तरफ से मांगे जा रहे हैं। उसमें फाइनेंस है, हम्म। उसमें आपका रेल है, उसमें आपका हम्म। हेल्थ है। ये मंत्रालय मांगे जा रहे हैं। चिराग पासवान भी रेल मांग रहे हैं, हम्म। जीतन राम मांझी भी केंद्रीय मंत्री का पद मांग रहे हैं, हाँ। चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री का पद मांग रहे हैं। हम्म। और आप देखिए बिहार में
7-8 महीने बाद विधानसभा का चुनाव भी होना है। तो ये तो बड़ी बड़ी विकट विकट स्थिति बन गई है बीजेपी के सामने। सबको अगर मंत्रालय ही बांट देंगे और हर कोई एकदम सबसे बढ़िया वाला बेस्ट मंत्रालय छांट कर मांग रहा है कि रेल मंत्रालय हमें चाहिए, वित्त मंत्रालय चाहिए, गृह मंत्रालय भी मांग लिया है क्या किसी ने? गृह मंत्रालय टीडीपी ने मांगा है, टीडीपी ने तो रक्षा मंत्रालय भी मांग लिया है। बताइए। तो और मोदी जी भारतीय जनता पार्टी नाम के प्रधानमंत्री थोड़ी ना बने रह जाएंगे फिर तो। नहीं तो फिर अमित शाह का क्या होगा, फिर राजनाथ सिंह का क्या होगा? क्या होगा? ठीक बात है। नितिन गडकरी का क्या होगा? नितिन गडकरी का क्या होगा? और क्या ये मंत्रालय देने की स्थिति में भाजपा है? और क्या भाजपा अगर ये मंत्रालय नहीं देती है तो क्या ये सहयोगी दल सहमत रहेंगे, जुड़े रहेंगे? सवाल तो ये भी है ना। देखिए जिस तरीके से, देखिए मैं आपको बताऊं, इस नतीजे की कल्पना भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी ने ये नहीं सोचा था कि वो बहुमत से नीचे चली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि एनडीए चाहे जितनी सीटों पर अटक जाए, बीजेपी अकेले 280-290 सीटें तो जीत लेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री ने खुद सदन में कहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 370 सीटें अकेले जीत लेगी। और आप देखिए भारतीय जनता पार्टी कहां अटक गई। 130 सीटों सीधे सीधे आपके सपने से कम है। आपका सपना 370 था, आप 270 भी नहीं आ पाए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि एनडीए 400 पार कर लेगा, एनडीए वो भी नहीं पार कर पाया। तो अब देखिए जिस तरीके के समीकरण है, जिस तरीके का परिणाम है, इसमें आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री के सामने अब कुछ कड़वे घूंट पीने की स्थिति है। अगर सरकार चलानी है तो कुछ कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे, कुछ समझौते करने पड़ेंगे। मेन कारण चंद्रकांत आपको क्या नजर आता है अखिलेश यादव की 37 सीटें जीतने के पीछे का? कम नहीं होती। उत्तर प्रदेश में इतिहास रच दिया है अखिलेश यादव ने, रिकॉर्ड कायम कर दिया है। तो मेन कारण, मेन बिंदु क्या नजर आ रहा है? देखिए अखिलेश यादव ने जो किया उत्तर प्रदेश में वो एक करिश्मा है, और वो करिश्मा इसलिए है क्योंकि उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी इस प्रदर्शन को अचीव नहीं कर पाए। मुलायम सिंह यादव के समय में सर्वाधिक 35 सीटें समाजवादी पार्टी के हिस्से में आई हैं जी। और लेकिन इस बार जितना वोट शेयर बढ़ा है समाजवादी पार्टी का, 33% के आगे समाजवादी पार्टी चली गई और देश में भाजपा और कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई है सीटों की संख्या के हिसाब से। अखिलेश यादव की जीत के पीछे तमाम वजह है, एक कारण नहीं है, कई कारण। पहला कारण यह है कि जो टैग लगा था एमवाई का, उस एमवाई समीकरण को अखिलेश यादव ने मुस्लिम और युवा की तरफ मोड़ दिया। जो अखिलेश यादव के ऊपर यह आरोप था, अखिलेश यादव ने सिर्फ 4 मुस्लिम टिकट दिए। पूरी अगर आप सूची उठाकर देख लीजिए, सिर्फ 5 यादवों को टिकट दिया और वो पांचों यादव परिवार के थे, कहीं बाहर के नहीं थे, 4 मुस्लिम थे। लेकिन सबसे बड़ा अखिलेश यादव का जो मैं फैसला मानता हूं पिछले 2 सालों में, 2 फैसले बहुत बड़े हैं। पहला, जो आज लोग पीडीए की बात कर रहे हैं, तो अखिलेश का जो पीडीए है यह 2022 में ही शुरू हो गया था, जब उन्होंने छोटे छोटे दलों के साथ गठबंधन किया था, जिसमें जनवादी पार्टी थी, जिसमें ओम प्रकाश राजभर थे, जिसमें पल्लवी पटेल थी, जिसमें जयंत थे, जिसमें तमाम छोटी छोटी पार्टियों को साथ लेकर वो आगे बढ़े। लेकिन तब उसका फायदा उतना उनको मिला नहीं, उसका फायदा उनको 24 में आकर मिला। आप ये कह सकते हैं कि उन्होंने पिच 22 में तैयार करनी शुरू कर दी थी और फायदा 24 में आकर के मिला है, पहली बात। दूसरा, अखिलेश यादव की पार्टी में तमाम विंग हैं, समाजवादी योजन सभा, महिला सभा, लोहिया वाहिनी, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड। इसके साथ एक और फ्रंटल संगठन जोड़ा गया जिसका नाम है समाजवादी अंबेडकर वाहिनी। अंबेडकर वाहिनी ने पूरे उत्तर प्रदेश में दलितों को समाजवादी पार्टी के साथ जोड़ने का काम किया। और अखिलेश यादव ने बसपा से आए हुए नेता, चाहे वो लालजी वर्मा हो, चाहे रामअचल राजभर हो, चाहे इंद्रजीत सरोज हो, चाहे अवधेश, चाहे आपके बाकी जो नेता आपके नेता रहे हो, उन तमाम नेताओं बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां दी। अयोध्या जैसी सामान्य सीट पर अवधेश प्रसाद को चुनाव लड़ाया, ना मथुरा ना काशी, अयोध्या में अवधेश पासी, ये नारा खूब गूंजा अयोध्या में और ये नारा भारी पड़ गया। इस नारे ने अवधेश प्रसाद के चुनाव को बहुत मजबूत किया। देखिए इस बार का जो पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर ले जाना चाहती थी, वो गया नहीं। दूसरा, अखिलेश यादव ने जो प्रत्याशियों में प्रयोग किए, कहीं पर 2 बार बदला, कहीं पर 1 बार बदला, कहीं पर 3 बार बदला, युवा चेहरों को मौका दिया। उन युवा चेहरों में आपके प्रिया सरोज, इकरा हसन, पुष्पेंद्र सरोज, ऐसे युवा चेहरे,
आंवला की नेता रुचिवीरा को मुरादाबाद से टिकट दिया। ईमानदारी से मैं स्वीकार कर रहा हूं, उस वक्त इस फैसले को मैंने भी गलत माना था। कई लोगों ने माना था। रुचिवीरा को मुरादाबाद में चुनाव नहीं लड़ाना चाहिए था। ठीक बात है। लेकिन अखिलेश का वो फैसला सही निकला, तो इसके लिए वो बधाई के पात्र है। अखिलेश यादव ने जिस रणनीति पे काम किया, परिवार के जो लोग थे उनको कहीं प्रचार नहीं करने दिया। आप देखिए, धर्मेंद्र यादव को, आदित्य यादव को, अक्षय को कहीं प्रचार नहीं करने दिया, उनको उनकी सीटों तक सीमित रखा ताकि परिवारवाद का ये टैग बड़ा ना होने पर। आप देखिए शिवपाल यादव को आपने मैनपुरी बदायूं के अलावा कहीं देखा नहीं, कन्नौज तक नहीं गए शिवपाल यादव। डिंपल यादव और अखिलेश यादव लेकिन जाते रहे अलग अलग सीटों पर। डिंपल भी गई सेलेक्टेड सीटों पर, बहुत सेलेक्टेड सीटों पर। गोंडा डिंपल गई है, उन्नाव गई थी, गोंडा गई थी डिंपल, उन्नाव गई थी, कुशीनगर गई थी, वाराणसी गई। हाँ बिल्कुल गई थी। बहुत सेलेक्टेड रहा डिंपल का प्रचार। अखिलेश यादव का एक भी बयान आप ऐसा नहीं दिखा सकते पूरे चुनाव में जो विवादित रहा हो, ठीक बात जिस है, पर कहीं आपको कोई म्यूट का बटन लगाना पड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं रहा। दूसरा, अखिलेश यादव ने युवाओं और महिलाओं की ज्यादा बात की। अखिलेश और राहुल की जोड़ी का एक फायदा ये मिला, देखिए एक नैरेटिव भाजपा के दिमाग में ये था कि 2017 में ये जोड़ी बनी थी और ये जोड़ी फेल हो गई थी, तो ये जोड़ी इस बार भी फेल हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने जिस संतुलन के साथ काम किया है वो काबिले तारीफ है। और मैं तो कहता हूं कि पूरे विपक्ष को या वो दल जो गठबंधन करते हैं उनको इसी स्टाइल में गठबंधन करना चाहिए। आप सोच सकते हैं कांग्रेस की 6 सीटें निकलेंगी उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल 2009 में 21 सीटें मिली थी, उसके बाद आज कांग्रेस 6 सीटें जीती है। आप बाराबंकी जीत गए, रायबरेली जीत गए, अमेठी जीत गए, प्रयागराज की सीट जीत गए, वो प्रयागराज जहां 4 दशक से कांग्रेस नहीं जीती, वहां आप जीत गए। ये एक फैक्टर रहा। दूसरा एक फैक्टर रहे जिस पर हमने और राजदेव जी ने आपने तमाम बात की थी, वो फैक्टर रहे उत्तर प्रदेश के ठाकुर नेता राजा भैया। राजा भैया ने मौन रहकर, चुप रहकर, बिना निकले 6 से 7 सीटों पर खेल बिगाड़ दिया। राजदेव जी जिस जगह बैठे हैं उस सीट पर आज मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि सोनू और मोनू की जोड़ी ने कमाल किया है। राम भुआल निषाद जो सुल्तानपुर में चुनाव जीते, उससे पहले सोनू मोनू की ज्वाइनिंग हुई। व्यक्तिगत तौर पर सोनू मोनू के लिए ये मेनका गांधी से लिया हुआ बदला हो सकता है अपने अपमान का, लेकिन मेनका गांधी चुनाव हार गई। आप देखिए अमेठी में स्मृति ईरानी के खिलाफ छत्रियों ने हाथों में गंगा जल लेकर कसम खाई, स्मृति ईरानी चुनाव हार गई। प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, घोसी, रॉबर्ट्सगंज, जौनपुर, ये तमाम सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। मिर्जापुर में अनुप्रिया किस तरह जीती हैं वो सभी के सामने है। लखनऊ में राजनाथ सिंह को छींके आ गई चुनाव जीतने में। और सबको तो आप छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री की जो लीड है वो कितनी रह गई, उससे ज्यादा लीड तो चंद्रशेखर लेकर बैठे। बिल्कुल। जिस धर्म के नाम पर आप सियासत करते थे, धार्मिक नगरी सीतापुर में आप हार गए, धार्मिक नगरी प्रयागराज में आप हार गए, धार्मिक नगरी वाराणसी में आपकी लीड आधे से कम हो गई, और फिर आप कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। अभी तक प्रधानमंत्री कहते थे कि मोदी की गारंटी है, मोदी की गारंटी है। अब पहली बार उनके मुंह से सुनने को मिल रहा है कि एनडीए को इस जीत की बधाई, लोगों का भरोसा एनडीए पर है, तो क्या मोदी जी पर भरोसा नहीं है? और मैं तो एक बात और कहता हूं, ये जनादेश जो तमाम लोगों के खिलाफ है, ये किसी एक विशेष व्यक्ति या दल के खिलाफ नहीं है, ये विचारधारा के खिलाफ का भी जनादेश है। बिल्कुल। इस देश में मैं एक बहुत सामान्य बात कहना चाहता हूं, बहुत सामान्य बात है। पिछले 10 सालों में राजनीतिक तौर पर हम लोगों ने कई घटनाएं देखी, लेकिन पिछले 10 सालों में आप, राजदेव जी, राहुल जी, आप, हम तमाम लोग अगर इस बात को महसूस करेंगे, पिछले 10 सालों में एक पता नहीं अजीब सा माहौल बना है कि लोगों के अंदर नफरत और गुस्से का भाव बढ़ गया। इतना ज्यादा आक्रोश, इतना ज्यादा गुस्सा, इतनी ज्यादा नफरत पहले कभी नहीं देखी गई। विपक्ष के नेता, सत्ता पक्ष के नेता प्रचार करते थे, चुनाव जीतते थे, हारते थे, शाम को बैठकर चाय पीते थे। आज मुकदमे लिखाने की बात होती है, आज हमलों की बात होती है। तो ये भी जो नैरेटिव बदला है, ये भी बहुत ज्यादा खतरनाक था। और मुझे लगता है कि ये नफरत खत्म होनी चाहिए। मेरा अपना जो आकलन इस पूरी नीतीश कुमार की सियासत को अगर आप समझेंगे तो नीतीश कुमार अभी हाल फिलहाल कुछ करने वाले हैं नहीं। नीतीश कुमार की आदत है कि वो कभी भी किनारे से नहीं हटते हैं, वो बीच में जाकर हाथ छोड़ते हैं। ये नीतीश कुमार की आज की नहीं,
पुरानी आदत है, अपने राजनीतिक जीवन में 9 बार पलट चुके हैं। तो नीतीश कुमार के सामने है बिहार विधानसभा का चुनाव, जो अगले साल अक्टूबर नवंबर में होना है बिहार में। उससे पहले नीतीश कुमार चाहते हैं बिहार के लिए स्पेशल स्टेट का दर्जा, जो स्पेशल स्टेट का दर्जा देने के लिए इंडिया गठबंधन तैयार है। और यही शर्त नीतीश कुमार रखेंगे भारतीय जनता पार्टी आलाकमान के सामने कि ये हमारी शर्त है। उसके साथ नीतीश कुमार रेलवे, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इन दोनों की बात रखने की तैयारी में है कि ये दोनों मंत्रालय वो चाहते हैं। अच्छा, बिहार में पता नहीं क्या है अनुज जी, कि बिहार में जितने नेता हैं सब रेल मंत्री बनना चाहते हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे वो जीतन राम मांझी। रेल मंत्रालय की मांग जरूर हो रही है। खैर, ये मांग हो रही है। सबसे ज्यादा चौंकाया है टीडीपी ने। टीडीपी ने ऐसे ऐसे मंत्रालय मांगे हैं जो भारत में, कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी को कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे अगर ऐसा करना पड़ा। और अगर ऐसा करना पड़ेगा तो अपने तमाम नेताओं की कुर्बानी देनी पड़ेगी। मैं आखिर में एक बात पर, राजदेव जी की बात से एक बात की शुरुआत करना चाहता हूं। राजदेव जी ने संघ की एक बात कही। चुनाव के बीच चुनाव चल रहा था, तब जेपी नड्डा ने देश के एक बड़े अखबार इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में जेपी नड्डा ने यह कहा कि आज, मैं उनके बयान को एज इट इज बता रहा हूं आपको, उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी सक्षम है। पहले हमको संघ की जरूरत थी, आज हमको संघ की कोई जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। और आप देखिए किस तरीके से चुनाव हुआ। इस पर अनुज जी हम लोगों ने कई खबरें भी की, कई स्टोरियां। बिल्कुल। जब उत्तर प्रदेश की बात करूंगा आपसे, जब उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन के बीच समन्वय बिठाना हो तो दत्तात्रेय बोले 5-5 दिन तक लखनऊ में रहते हैं। बिल्कुल। जब यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार करना हो तो संघ के बड़े बड़े नेता लखनऊ में आकर डेरा डाल लेते हैं, वाराणसी चले जाते हैं। मथुरा में जाकर 5 दिन तक मोहन भागवत क्या मंथन कर रहे थे, ये आपको भी पता है, हमको भी पता है। किस तरह से महिलाओं को और मुस्लिम समाज को जोड़ने की रणनीति पर संघ काम कर रहा था। और उस संघ के लिए भारतीय जनता पार्टी के एक्सटेंशन पर चल रहे राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकाल पूरा हो चुका है जेपी नड्डा का, दूसरी बार का भी एक्सटेंशन पर है, 1 महीने के एक्सटेंशन पर चल रहे अध्यक्ष ये कहते हैं कि संघ की जरूरत नहीं है। अब आप समझ सकते हैं कि अहंकार जो है अपनी सारी सीमाओं को तोड़ चुका है। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताता हूं, आप चेक करिएगा इसमें। भारतीय जनता पार्टी का जो एक्स अकाउंट है सोशल मीडिया पर, जो एक्स अकाउंट भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल है, वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के अलावा किसी को फॉलो नहीं करता। ना राजनाथ सिंह को, ना नितिन गडकरी को, ना शिवराज सिंह चौहान को, ना मोहन भागवत को। आप चाहें तो अभी आप निकाल कर लेकर आप अभी तुरंत इस बात को चेक कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल किसको फॉलो करते हैं ये जरा बताइए। सिर्फ नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और जेपी नड्डा को, बस। बाकी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, किसी नेता को। आप मैं कह रहा हूं ना, आप तीनों लोग बैठे हैं, हम बैठे हैं, एक्स पर जाकर आप बीजेपी डालिए और उसके आप देखिए वो किसको किसको फॉलो करते हैं। 3 नाम के अलावा चौथा नाम आपको नहीं नजर आएगा। ये भारतीय जनता पार्टी के अहंकार की सीमा है। और इसी अहंकार। अच्छा, मुझे एक चीज बताइए, ठीक है, अब भारतीय जनता पार्टी की हमने काफी बात कर ली है, मुझे एक चीज बताइए, अब इंडिया गठबंधन की बात करें और अखिलेश यादव की बात करें, क्योंकि अखिलेश यादव की बात इसलिए बार बार जरूरी है, 37 सीटें कम नहीं होती हैं, विपक्षी खेमे में सबसे ज्यादा सीटें वो लेकर आए हैं। तो 37 सीटें और देश में तीसरे नंबर की पार्टी जो सबसे ज्यादा सीटें लेकर आई है, तो 37 नंबर के साथ मान लीजिए कल को कोई सिचुएशन बनती है दिल्ली में, तो अखिलेश यादव की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण रह सकती है, या फिर अखिलेश यादव वहां पर क्या डिमांड रख सकते हैं, या भविष्य में उनको किस कुर्सी पर देखा जा सकता है? देखिए इंडिया गठबंधन की अगर आपने बात की, अगर सरकार बनती है तो मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं। अगर सरकार बनती जी, पहली बात, अखिलेश यादव कोई बहुत ज्यादा शर्त रखने वाले हैं नहीं, पहली बात। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो 3 से 4 मंत्रालय उत्तर प्रदेश में आएंगे, ये बिल्कुल साफ है, क्योंकि उत्तर प्रदेश जितना बड़ा राज्य है उसके हिसाब से। खैर, अभी मैं उस पर नहीं जाना चाहता, क्योंकि आज की तारीख में जो परिस्थितियां हैं वो निरंतर तेजी से बदल रही हैं। सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है, ये अगले 24 से 48 घंटे में तय होगा।
लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अखिलेश यादव कोई शर्त नहीं रखेंगे, जहां तक मेरी समझ में आता है। दूसरी बात, मान लीजिए सरकार नहीं भी बनती है, तब भी मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरा ये मत है, मेरा ये सुझाव है कि अखिलेश यादव को कन्नौज से इस्तीफा नहीं देना चाहिए और अखिलेश यादव को केंद्र की राजनीति करनी चाहिए। क्योंकि आप देखिए, अभी तो 27 का चुनाव आ जाएगा चंद्रकांत, उस पर दिमाग लगाना है उनको। दिमाग लगाने के लिए संसद का सत्र कोई साल भर नहीं चलता, मैं अनुज जी, साल भर नहीं चलता। उसके लिए आपके पास बहुत समय है, आप उत्तर प्रदेश की राजनीति करिए। लेकिन अगर आपने कन्नौज से इस्तीफा दिया तो कन्नौज के लोगों के दिल में भारतीय जनता पार्टी इस बात को भर देगी कि आपके नेता ने आपको धोखा दिया है, आपका नेता भरोसेमंद नहीं है। ये भरोसा बनाए रखने के लिए अखिलेश यादव को रहना पड़ेगा। अखिलेश यादव के सामने दूसरा ऑप्शन ये है कि वो करहल से इस्तीफा दे दें। करहल से इस्तीफा देने के बाद वो उस सीट से, जो उनके परिवार की एक नाराजगी है तेज प्रताप यादव की, वो तेज प्रताप यादव को वहां से चुनाव लड़ा सकते हैं। और अगर ऐसी स्थिति है कि अखिलेश को कन्नौज से इस्तीफा देना ही देना है, तो फिर अखिलेश यादव कन्नौज में परिवार के किसी व्यक्ति को चुनाव लड़ाने की गलती ना करें, वहां पर वो किसी कार्यकर्ता का चयन करें। एक बात। दूसरी बात यह है कि क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश में 8 से 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव अगले 2 से 3 महीने के अंदर होने जा रहा है, जो कि 8 विधायक ऐसे हैं जो सांसद बन गए हैं। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में अगर आप उनकी बात करेंगे तो गाजियाबाद में अतुल गर्ग हैं, विधायक थे, सांसद बन गए हैं। विनोद बिंद हैं, मंझवा के विधायक थे, भदोही के सांसद बन गए हैं। लालजी वर्मा कटहरी के विधायक थे, अम्बेडकर नगर के सांसद बन गए हैं। अवधेश प्रसाद मिल्कीपुर के विधायक थे, अब फैजाबाद के, अयोध्या के सांसद वो बन गए। करहल के अखिलेश यादव कन्नौज के सांसद बन गए हैं। इसके साथ अगर आप देखिए तो कुनरकी एक सीट है, वहां जियाउर रहमान बर्क है, वो संभल के सांसद बन गए। इसके अलावा मीरापुर के चंदन चौहान सांसद बन गए। ये हो गई सांसदों की लिस्ट। अब 2 एमएलसी के पोस्ट भी खाली होंगे, एक जितिन प्रसाद का, एक जितिन प्रसाद, एक नरेश उत्तम पटेल, और एक एमएलसी सीट खाली पड़ी है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे की वजह से। यानी अखिलेश यादव के सामने अपने 11 नेताओं को विधायक बनाने का स्वर्णिम मौका है। स्वर्णिम मौका इसको आप कहिए। जो तमाम नेता नाराज हो गए होंगे, असंतुष्ट हो गए होंगे टिकट न मिलने से, उन 11, और मैं फिर कहूंगा पत्रकारों का काम आईने की तरह खड़े रहने का है। और मैं फिर कहूंगा कि अखिलेश यादव को अगर समाजवादी पार्टी को और मजबूत करना है तो इन 11 सीटों पर जो असली कार्यकर्ता है, जो अखिलेश यादव जिंदाबाद और समाजवादी पार्टी जिंदाबाद का नारा लगा के समाजवादी पार्टी के झंडे को अपने सीने से चिपका कर चलता है, उस जमीनी कार्यकर्ता का सम्मान करें, उन जमीनी कार्यकर्ताओं को मौका दे। इससे इनकी छवि और मजबूत होगी। जिस तरह से देश में तीसरी बड़ी पार्टी बने हैं और 2027 में अखिलेश यादव एक मजबूत चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे, ये अखिलेश यादव के सामने आज की स्थिति है। वो शेर बढ़ा है और अखिलेश यादव ने जो सेंधमारी की है वो बसपा के वोट में भी कर दी है। और मैं एक बात और कह रहा हूं, इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में इस बार सबका वोट मिला है। आप ये मत सोचिए ब्राह्मणों का वोट नहीं मिला, ठाकुरों का वोट नहीं मिला, इन सबका वोट मिला है। हर जाति का, हर धर्म का, हर वर्ग का वोट मिला है। अब इसको संजो कर रखने की जरूरत है।